नमस्कार दोस्तों मेरे पास एक केस आया, उसी के रेस्पेक्ट में मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि उस केस से लर्निंग लेके आप अपना अलर्ट रहें और अपने वर्किंग को स्मूथ करें। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आज मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी एनजीओ रन कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपके पास कोई भी डोनेशन ग्रांट किसी भी अमाउंट की मिल सकती है। आप छोटा अमाउंट हो सकता है, बड़ा अमाउंट हो सकता है, इन लैक्स हो सकता है ना, कोई भी अमाउंट आपका हो सकता है। और जो भी आप कलेक्शन करेंगे, चाहे वो मेंबरशिप फीस हो, चाहे कॉर्पस डोनेशन हो, कुछ भी अगर आप रिसीव करते हैं तो एज पर लॉ आपको उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है। लेकिन दोस्तों मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा, काफी सारी एनजीओ अपनी रिटर्न्स को गलत फार्म में भर रही हैं। और क्योंकि कंसल्टेंट हो या नॉन प्रोफेशनल है या वो खुद भरते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा टेक्निकल एरिया है, तो मैं आपको यही एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ कि आपकी जो रिटर्न जाएंगी वो कैसे जाएंगी एनजीओ की। क्योंकि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे इंस्पायर होकर मैंने आपको ये नॉलेज शेयर करी है, उनका कहना, उनका मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल से। उन्होंने कहा कि सर हमारी एक छोटी सी एनजीओ है और हम उसमें वर्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने जब रिटर्न भरी तो हमने बिना 12A एटीजी के रजिस्ट्रेशन के वो रिटर्न भरी है। तो उसके हमारे जो कंसल्टेंट थे, पर्टिकुलर मैं नाम नहीं बताऊंगा, प्रोफेशनल एथिक्स के अनुसार 90,000 की हमारे पास डिमांड आ गई। हमारी एनजीओ तो छोटी सी है, फिर भी डिमांड आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिटर्न जो भरी वो गलत भर दी, या गलत फार्म में भर दी, या गलत तरीके से भर दी। तो मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो एनजीओ की रिटर्न होती है वो दो तरह से मेरे सामने केस आते हैं। पहला होता है ITR 4। ITR 4 में आप रिटर्न भर रहे हैं, एक जो ITR 4 है, और एक आई है ITR 7। तो जो अगर एग्जैक्ट देखें तो एनजीओ की रिटर्न के लिए ITR 7 वैलिड रिटर्न होती है, और वो होती है एनजीओ की है। लेकिन दोस्तों उसकी एक कंडीशन होती है। ITR 7 कौन सी रिटर्न भरी जाएगी? वो एनजीओ जो 1023C में या 12 और 80G में रजिस्टर्ड है, उनके लिए ITR 7 है, और वो एनजीओ के लिए ही होता है। उसमें जो कॉलम्स होते हैं वो सारे वही होते हैं जो एनजीओ में एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है, आपकी एग्जम्पशन होती है। तो सारे ITR 7 एक वैलिड रिटर्न है और एनजीओ से रिलेटेड है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर 12A ATG आपके पास नहीं है तो वो ITR 4 या ITR 5 भर देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड इनकम भर देते हैं उसमें। और दोस्तों अगर आपके पास 12A ATG नहीं है या 1023C नहीं है, और आप एनजीओ में डोनेशन भी रिसीव कर रहे हैं और उसे खर्चा भी कर रहे हैं, तो आपको वो एक एनजीओ का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास ये एग्जम्पशन सर्टिफिकेट या आपके जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलते। और जब वो नहीं मिलते तो इनकम टैक्स से आपकी डिमांड क्रिएट हो जाती है। क्योंकि कॉमर्शियल में तो आपको सेल और परचेज का कनेक्शन होता है, लेकिन एनजीओ के केस में आपको डोनेशन, ग्रांट, कॉर्पस डोनेशन या अदर जो कलेक्शन होती है वो सारी वॉलंटियर होती है, तो उसमें नॉर्मल रूल अप्लीकेबल नहीं होते। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी ITR फाइल करें तो देखना कि आपकी ITR 7 फाइल हो, और वो 12A ATG के जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसका बेनिफिट लेने के बाद हो, तो आपके पास गलत डिमांड नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों है क्या, आजकल जब आप ITR फाइल करते हैं तो आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग होता है CPC से या ऑनलाइन AI से, तो वो उन्हें तो ये पता है भाई अगर ये फैक्ट है तो ये आपकी रिटर्न अप्रूव है, ये फैक्ट नहीं है तो आपकी डिमांड होके हाथ में आ जाती है, और उस डिमांड को रेक्टिफाई करने के लिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी दोस्त का, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें अनयूजुअल प्रॉब्लम आए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपसे शेयर करी है। अपनी रिटर्न का बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, सही फार्म में सही टाइम पे जानी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर को कॉल कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमीडिएटली दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।